देन 2.40 इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ s था g आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन एक्सप्रेस मास, लेंथ एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटीज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मदद से आप डायमेंशनल फार्मूला उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उससे फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये समझ पाएंगे। आपको यहाँ पे इन्होंने 3 कांस्टेंट दिए हैं। पहला कांस्टेंट है आपका c, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट E = h न्यू, ये आपने पढ़ा है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, Gmm/r² = F, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों क्वांटिटी से आप फेमिलियर हैं। अब आपको मास, लेंथ और टाइम, जो कि डायमेंशंस के 3 बेसिक पार्ट होते हैं, उनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ c, h एंड g। चलिए, तो पहले उन्होंने बोला है मास। आप जानते हैं मास का डायमेंशन क्या होता है, सिंपल m। अगर आप L और T को लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, m1 L0 T0। अब बारी बारी से आप इनके भी डायमेंशन लिख लीजिए। c क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी, एक ही बात है। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब L T इनवर्स, और यहाँ पर m⁻0। h आप जानते हैं E = h न्यू। E आपकी एनर्जी होती है m L2T-2 अपॉन न्यू। ये सब हो जाता E अपॉन न्यू = h। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा T इनवर्स। तो ये आपको मिल गया mL2T इनवर्स। ठीक है, ये सब करके नहीं आना है। आप डायमेंशंस जो बेसिक चीज़ों के हैं वो याद रखिए, पर कभी आप भूल जाते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये mL2T-1। उसके बाद G, ये भी आप जानते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको मैंने कराया था। G का डायमेंशन कैसे निकालते हैं आपको ये भी बताया था, तो उसको डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, m इनवर्स L3T-2। ठीक, ये होता है इसका डायमेंशन। अब ये जो मास है वो इन तीनों पे डिपेंडेंट है, तो किस तरह से डिपेंडेंट है ये रिलेशन आपको निकालना है। तो मास, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c h g। लेकिन अब यहाँ पर आप c, h और g की पावर में कुछ रखेंगे, जिसकी वजह से ये सारे डायमेंशंस एक दूसरे को कैंसिल करके आपको क्या देंगे, m0 L T-1। ठीक है, ये L1 कर दीजिए, ये आपको लेकर आना है। तो ये क्या हो जाएगा, m = k फॉर सम कांस्टेंट c h g, और यहाँ पर इसकी पावर आप करेंगे तो ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। ठीक, ये पावर को ही आगे पीछे करना है। ये आप जानते भी हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे भी हैं डायमेंशंस के। अब डायमेंशनली अगर मैं लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, m1 L0 T0 लाइक दिस। के आप लिखे ना लिखे एक ही बात है। यहाँ पे c L T-1 इसकी पावर a, उसके बाद h m L2T-1 की पावर b, और c ये क्या है आपका m-1 L3T-2 इस पूरे की पावर c। अब इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया तो आपको ये मिल रहा है, अलग करके लिखा तो m⁻1 L⁻0 T⁻0, और यहाँ पर m⁻b m⁻−c, उसके बाद L⁻a L⁻2b L⁻3c। ठीक, बहुत ही ईजी है। फिर t की पावर यहाँ इन्वर्स है तो -a -b -2c। अब आप देखिए, जो m वाला पार्ट है उसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे m⁻1 = m⁻b -c, क्योंकि यहाँ पे b था और c था और यहाँ पर 1 था, तो इससे आपको मिल गया 1 = b -c। देन उसी तरह से l को आपने कंपेयर किया तो L⁻0, और एट लास्ट अब आप देख लीजिए, आपको 3 इक्वेशन मिल गई है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब इधर आप देखिए a और -a, ऊपर a नहीं है तो आप तीनों को ऐड करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद 3c -2c -c कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, और आपको इजी गोइंग दिख रहा है तो आप थोड़ा आपके एक्सपीरियंस से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा हार्ड मैथ्स नहीं है। ठीक है, तो 1 + 2
प्लस 3 गिव्स, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू बी माइनस सी प्लस ए प्लस 2b प्लस 3c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c। तो 1 इज इक्वल्स टू 2b, तो ये आपको मिल गया b इज इक्वल्स टू 1/2। अब b माइनस सी इज इक्वल्स टू 1 था, तो b कितना मिला आपको 1/2, तो 1 इज इक्वल्स टू b माइनस सी, 1 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस सी, तो c आपका हो गया 1/2 माइनस 1 मतलब -1/2। और एट लास्ट आपका a, आप चाहें तो सेकंड में पुट कर दीजिए, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0, तो a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a प्लस 2 इंटू 1/2 b की जगह प्लस 3 इंटू -1/2 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू 1/2। अभी सारी वैल्यूज़ को आप इसमें पुट कर दीजिए। आपका जो फॉर्मूला था m इज इक्वल्स टू के सी टू दी पावर ए एच टू दी पावर बी जी टू दी पावर सी, एक बार लिख देता हूँ पहले मैं, m इज इक्वल्स टू के, तो के सी टू दी पावर 1/2 एच टू दी पावर बी भी था आपका 1/2 और जी टू दी पावर -1/2। इसको आपने अरेंज किया तो के अंडर रूट सी एच और यहाँ पे अपॉन में अंडर रूट जी, मतलब के अंडर रूट सी एच बाय जी इज इक्वल्स टू एम। ये आपका फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ एम। ठीक, उसी तरीके से आपको एल और टी को भी एक्सप्रेस करना है। अब बाकी के दो मैं सॉल्व कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। देन दूसरा पार्ट इसका लेंथ। अब आप देखिए सॉल्व कैसे किया है मैंने, बिल्कुल वही टेक्निक आपको यूज़ करना है। लेंथ इसको आप मान लीजिए डिनोटेड बाय स्मॉल एल, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू सी टू दी पावर ए एच टू दी पावर बी जी टू दी पावर सी। ठीक, आपने हटाया प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो यहाँ पर आ गया के। अब सी एच और जी इनके डायमेंशंस वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, और साथ में इनके जो एक्सपोनेंट्स है वो भी सेम रहेंगे। यहाँ पे m की पावर b माइनस सी है, ये एक्सपोनेंट पिछले वाले क्वेश्चन में भी था। l की पावर a प्लस 2b प्लस 3a पिछले क्वेश्चन में ही था, और t का भी यही रहेगा। बस यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो रही है। पिछले क्वेश्चन में m1 l0 t0 था, यहाँ पे m0 l1 t0, क्योंकि ये क्या है आपकी लेंथ, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर, इसीलिए l1। अब वही चीज़ आपने कंपेयर किया, पहले m की पावर 0, m की पावर b माइनस सी एक्सपोनेंट्स, तो b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। इस सबको क्या मिल गया, b इज इक्वल्स टू सी। उसके बाद l की पावर 1 और l की पावर a प्लस 2b प्लस 3c, तो a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 1। और t के लिए t की पावर 0 इज इक्वल्स टू t की पावर माइनस a माइनस b माइनस 2c, तो माइनस है माइनस b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ पर ये b इज इक्वल्स टू सी हो गया था, इसको मैंने इक्वेशन के वे में नहीं लिया है, मैंने नीचे की दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन के वे में ले लिया है 1 और 2। अब आपने 1 और 2 को ऐड किया तो सबको क्या मिल रहा है, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। और बिल्कुल आप कर भी सकते हैं, देखिए b इज इक्वल्स टू को c मिल गया है, यहाँ पे a और माइनस a आ रहा है। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो रहा है, इसीलिए a माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आपको मिल गया b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। फिर b इज इक्वल्स टू सी को मैंने यहाँ पुट कर दिया, या तो आप c को b के टर्म में लिख दीजिए, b को c के टर्म में लिख दीजिए, एक ही बात है। मैंने यहाँ पे c को b के टर्म में लिख दिया है, इसको मैंने लिख दिया है इज इक्वल्स टू b, इसकी वजह से। तो मुझे क्या मिल गया, 2b इज इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू 1/2। अब b इज इक्वल्स टू 1/2 तो c इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि b और c दोनों इक्वल हैं। अब b और c 1/2 इसको मैंने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, a प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस 3/2 मतलब 5/2, तो 1 माइनस 5/2 मतलब a इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। अब सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, यहाँ था c की पावर a स्मॉल a, तो ये हो गया -3/2, h की पावर b तो ये 1/2, g की पावर 1/2। इसको अगर आप ऐसे छोड़ के आएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप तरीके से लिखें तो देखिए यहाँ पे आप c को कर सकते हैं c क्यूब की पावर -1/2, ऐसा करने में जरूरत नहीं है। ये चीज़ में एक्सपोनेंट्स आपके मल्टीप्लाई होते हैं, तो c की पावर -3/2 को मैंने लिख दिया c क्यूब की पावर -1/2। तो आप अंडर रूट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h इंटू जी, क्योंकि रूट में था, अपॉन c क्यूब, और ये नीचे चले आएगा c क्यूब की पावर -1/2, ऐसा सब जानते हैं।
सी क्यूब की पावर 1/2। जो बायो वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये समझने वाली चीज़ है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ऐसा आप भी जानते हैं पर फिर भी मैंने करके दिखा दिया। तो ये आपको फाइनली मिल रहा है। इसी तरह से अब हम टाइम का भी करते हैं। अब टाइम के लिए हमने ले लिया स्मॉल टी, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू सी की पावर ए, एच की पावर बी, जी की पावर सी। तो टी इज इक्वल्स टू, अरे यहाँ एच हो गया, ये के था कांस्टेंट, सी की पावर ए, एच की पावर बी, जी की पावर सी। वही चीज़ सी, एच और जी इनके यूनिट सेम रहेंगे, ये बात आप भी जानते हैं, कुछ अलग नहीं होना है इसमें। अब इधर क्या चेंज आ रहा है, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और डी की पावर 1, बस इतना चेंज आया है। फिर आपने वही कंपेयर किया, तो पहले b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू सी। अब a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 1 हुआ था पिछली बार, यहाँ पे 0 हो गया है, इधर ये 0 आ गया है, और लास्ट वाले में 0 था तो यहाँ पे 1 आ गया है। अब वही चीज़ 1 प्लस 2 मैंने किया, क्यों, क्योंकि a और a मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब b इज इक्वल्स टू सी मैंने यहाँ पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो ये हो गया 2b इज इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू सी। और इसके बाद ये जो इक्वेशन थी इसको मैंने यहाँ लिख दिया, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, तो a प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2, तो a आपको मिल रहा है फाइनली -5/2। और एट लास्ट आपने फॉर्मूला लिख के ए बी सी एक्सपोनेंट्स की वैल्यू डाली, तो सी की पावर -5/2, एच की पावर 1/2, जी की पावर 1/2। अब वही चीज़ सी को मैं कर सकता हूँ क्या, सी की पावर 5 की पावर -1/2, तो ये हो जाएगा सी की पावर 5 अंडर रूट में, तो ये आपको मिल गया के अंडर रूट एच जी बाय सी की पावर 5, ये इसका आंसर है। देन 2.41, an artificial satellite is revolving around a planet of mass m and radius r in a circular orbit of radius small r. From Kepler's third law about the period of a satellite around a common central body, square of the period of revolution t is proportional to the cube of the radius of the orbit r. Show using dimensional analysis that t is equals to k by r अंडर रूट r क्यूब बाय g। अंडर रूट में स्मॉल r क्यूब है, अपॉन में कैपिटल R है, रेडियस ऑफ सैटेलाइट, वेयर k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है, और आपको एक रिलेशन दे रखी है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस r। तो गिवन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। अब इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, टी इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2। ऐसा करने में जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आर क्यूब था और साथ में अंडर रूट था, तो आर क्यूब और अंडर रूट मतलब आर की पावर 3/2। ठीक, इसीलिए हमने शुरू में जो चीज़ हमें चाहिए थी इस लॉ की इक्वेशन की मदद से निकाल ली। ठीक, अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल जी भी आ रहा है, मतलब इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि कैपिटल टी आर और जी पे भी डिपेंड करता है। तो ऑल्सो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 के साथ साथ कैपिटल आर इंटू स्मॉल जी। पर इनकी पावर क्या है ये हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं आर की पावर ए, जी की पावर बी। अब ए और बी को हमें इस तरह से लेकर आना है जिससे कि हमें फाइनल इक्वेशन ये वाली मिल जाए। ठीक, ये आपको पता था बाय थर्ड लॉ, ये दोनों चीज़ पता है, पर रेसिप्रोकल में आती है, ऊपर आती है, ये नहीं पता है, तो ये हमें निकालना है। आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, तो t इज इक्वल्स टू के आर की पावर 3/2 कैपिटल आर की पावर ए, जी की पावर बी। ठीक, यहाँ पे जो स्मॉल के लिखा है ये वही है, कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब t इट इज़ योर टाइम पीरियड, वेरी सिंपल, तो ये हो जाएगा m0 L0 t1 इज इक्वल्स टू के, आप लिखे ना लिखें की बात है, r मतलब लेंथ की यूनिट, तो l की पावर 3/2, यहाँ पे m की पावर 0, t की पावर 0, ऐसा कर सकते हैं आप, ना भी करेंगे तो भी चलेगा, इट इज़ अंडरस्टूड। उसके बाद r की पावर a, अगेन ये l ही होगा की पावर a। अब g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ही आप जानते हैं L(t-1) ये आपकी स्पीड की डायमेंशन होती है, इसमें अपॉन टी और कर दीजिए, L(t-2) ये हो जाएगा g, तो L
t माइनस 2 की पावर b। अब यहाँ पे m कुछ नहीं आ रहा है तो आप लिख लीजिए m की पावर 0, उसके बाद l की पावर 3/2 प्लस a प्लस b, उसके बाद t की पावर माइनस 2b, और यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। अभी कितना मिल गया आपको? पहले आपने इन दोनों कंपेयर किया t और t को, तो t की पावर 1 इज इक्वल्स टू t की पावर माइनस 2b। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2b, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। उसके बाद l की पावर 0 और l की पावर 3/2 प्लस a प्लस b, तो 0 इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस a प्लस b। अब b की जगह आप पुट कर दीजिए माइनस 1/2, तो 0 इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस a माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू a प्लस 1, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 1। बस आपको a और b चाहिए था, अब आप इसमें पुट कर दीजिए। इसको एक बार लिख देता हूँ नीचे में, तो ये क्या हो गया, k r की पावर 3/2, कैपिटल R की पावर माइनस 1 और g की पावर माइनस 1/2। तो कैपिटल R इन्वर्स था तो k बाय कैपिटल R, इसको आप कर दीजिए r क्यूब की पावर 1/2, इसको नीचे लेके आया तो g की पावर 1/2, तो k बाय R अंडर रूट r क्यूब बाय g। ऐसा आपको प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। देन 2.42, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका थ्योरेटिकल है, वैसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी आपको एक आइडिया हो जाए कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का काम केमिस्ट्री में कैसे होता है, इसलिए आपको ये दिया गया है। मैंने इसके आंसर्स जो आपकी बुक में दिए थे वही कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, पर आपको मैं हर क्वेश्चन समझाऊंगा। इसको सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समझिएगा, हो सकता है आपसे ओरली वाइवा में पूछ लिया जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, 1 ml of olic acid is dissolved in 19 ml alcohol. Then 1 ml of this solution is diluted to 20 ml by adding alcohol. Now 1 drop of this diluted solution is placed on water in a shallow trough. The solution spreads over the surface of water, forming one molecule thick layer. Now lycopodium powder is sprinkled evenly over the film and its diameter is measured. Knowing the volume of the drop and area of the film, we can calculate the thickness of the film, which will give us the size of oleic acid molecule. ठीक, यहाँ पे आप कंसंट्रेट कीजिए, आपको ओलिक एसिड मॉलिक्यूल का साइज पता करना है। तो जैसा कि चैप्टर के दौरान आप पढ़ते आए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, तो यहाँ पे क्या है, ये माइक्रो लेवल की चीज़ है, इसका आपको साइज पता करना है। ठीक, तो ये पैसेज में जितना भी आपको डेटा दिया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, उसकी आपको हेल्प लेना है, इस क्वेश्चन को समझना है, फिर सॉल्व करना है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी डिजोल्व ओलिक एसिड इन एल्कोहल। ठीक, अब आप देखिए, बिकॉज ओलिक एसिड डिजोल्व्स इन एल्कोहल बट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये आंसर दिया है, ये बिल्कुल सही है। आपने यहाँ पे देखा है आगे, द सॉल्यूशन स्प्रेड्स ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर, ये सॉल्यूशन जो है वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, या इतना आप डीप में भी ना जाएं तो आप ये समझिए, इन्होंने साफ साफ बोल रखा है सॉल्यूशन स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। इससे इतनी लाइन से ही क्लियर हो गया है कि वाटर के अंदर ये डिजोल्व नहीं हुआ है, और सॉल्यूशन जो कि स्प्रेड हुआ है वो कितना डाइल्यूटेड है। पहली चीज़, इन्होंने 1 ml ओलिक एसिड की 19 ml एल्कोहल में ली, और वो 1 ml सॉल्यूशन को इन्होंने 20 ml एल्कोहल से डाइल्यूट किया, मतलब कितना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, उसके बाद भी ये डिजोल्व नहीं हुआ। That is why oleic acid dissolves in alcohol in organic solvent but not in water. ठीक, ये आपका ए पार्ट। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर। अब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है, व्हेन लाइकोपोडियम पाउडर इज स्प्रेड ऑन वाटर इट स्प्रेड्स ऑन द एंटायर सरफेस। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज ड्रॉप्ड ऑन वाटर, ओलिक एसिड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये आपने भी देख लिया। इट स्प्रेड्स ऑन द वाटर सरफेस पुशिंग द लाइकोपोडियम पाउडर अवे टू क्लियर द सर्कुलर एरिया वेयर द ड्रॉप फॉल्स। ठीक है, आपने जो बूंद गिराई थी वो ठीक से दिखे, ऐसा कब होगा, जब आप इस पाउडर को मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये पाउडर क्या होगा, इवनली स्प्रेड हो जाएगा, एक सर्कल की आपको आकृति दिखेगी, उसके ऐसी इमेज जैसा बना हुआ आपको कुछ दिखेगा, जिससे कि आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो दिस अलाउस मेजरिंग द एरिया वेयर ओलिक एसिड स्प्रेड्स।
सेकंड पैराग्राफ आपका बिल्कुल जैसा आपको मैंने एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट में दिया था वैसे ही है, बस यहाँ पे आपको ये लिखना है कि लाइकोपोडियम पाउडर वाटर में स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड होने के बाद ये ड्रॉप को दिखा रहा है, ड्रॉप की आकृति को दिखा रहा है, इसीलिए हमने इसको डाला है। चलिए फिर सी पार्ट, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन ईच ml ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। अभी आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे 20 ml सॉल्यूशन है आपका, जिसमें 1 ml आपका ओलिक एसिड है और 19 ml एल्कोहल है। तो एल्कोहल आपका सॉल्वेंट है और ओलिक एसिड आपका सॉल्यूट है। या ऐसा भी ना आप करें तो ये देखिए कि इसमें ओलिक एसिड कम मात्रा में है, तो अगर हम 20 ml का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें ओलिक एसिड कितना होगा 1/20। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जो 1/20 आया है ये इस तरह से आया है, ठीक है। 1 ml था ओलिक एसिड और 20 ml था आपका सॉल्यूशन, तो इसका रेशो क्या होगा 1/20। अब इस 1/20 के 1 ml सॉल्यूशन को इन्होंने 20 ml एल्कोहल से और डाइल्यूट किया, मतलब समझे आप, इसकी मात्रा और कम हो गई। ये कंसंट्रेटेड होता पर इसको डाइल्यूट करना जरूरी था, तो वापस से 1/20 हिस्सा इन्होंने लिया है, जैसा हमने किया था उस तरह से आप देख के चलिए। तो ये क्या हो गया 1/20। अब इनिशियली 1/20 था, एक और आपका 1/20 आ गया, ठीक है। एक बार और समझिए आप, जो फर्स्ट पार्ट में हुआ है ये चीज वापस से एक बार और हुई है, पहला राइट दूसरा राइट, तो 1/20 इंटू 1/20 मतलब 1/400 ml, इतना असल में वो है डाइल्यूट करने के बाद। तो उसका आंसर है 1/400 ml। देन डी पार्ट, हाउ विल यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड। अब ये थोड़ा सा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें आपको इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, उसके द्वारा इसको आप फाइंड करेंगे, टाइट्रेशन वगैरह जो होता है उसके द्वारा। तो बाय मीन्स ऑफ ए ब्यूरेट एंड मेजरिंग सिलेंडर एंड मेजरिंग नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक। इसको आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से समझा देंगे। देन लास्ट, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन 1 ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये भी बहुत सिंपल है, अभी आपने क्या देखा कि 1 ml के लिए इतना था, अब इस 1 ml में हम मान लेते हैं टोटल कितनी ड्रॉप्स है n। तो जैसे आपने देखा है 1 रुपए की 5 चॉकलेट, 2 रुपए की कितनी चॉकलेट, 2 × 5 10, तो यहाँ पे 2 ना होते हुए n दिया है, तो n इंटू 1/400, तो 1/400 इंटू n ml, ये आपके लास्ट पार्ट का आंसर है।